हल्ला रोहन तिमीले सुनेका कसै सँग मैले मुटु साट्या छैन नपत्याई हेर छिरेर यो छाती तिमीलाई कहिले मैले ठाडा छैन। जब भी इस टाइप की कोई म्यूजिक सुनूं हूँ मतलब आनंद कार्की जी सर को साथ आज अपनी जो एक सिटिंग है जो आज अपनी गपशप होनी है तो लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि बिना की जितनी भी म्यूजिक जितनी भी सुने हैं ना बहुत हार्ट टचिंग और बहुत मीनिंगफुल हुआ। बिल्कुल मीनिंगफुल हुआ और ना मन ना एकदम सा जो स्ट्रेस वाली मन ना एकदम सुकून अचानक से मिल जाओ शांत कर दे बने। हाँ। और आज अपने आनंद कार्की सर के साथ जो सिटिंग है मतलब किस टाइप की फीलिंग है नेहा मतलब मैं तो एक्सप्रेस भी को नहीं कर पा रही कि लाइक कहाँ की फीलिंग है अंदर। आज तो मैंने ऐसा लग रहा है कि ये एपिसोड जो आपने आने वाला हुआ मन लग रहा है कि कंसर्ट कहीं ये कंसर्ट के रूप में नहीं चेंज हो जाओ और ये कॉन्सर्ट एक बोल लगा कि इसो कॉन्सर्ट है जिसके अंदर में आनंद कार्की सर होगा बिना का कॉन्सर्ट में केवल आपा दनु हाँ लाइक केवल आपने लगा के लिए अपना ऑडियंस भी है ऑफ कोर्स ऑडियंस है लेकिन यह एक ना एकदम अपन एक सेपरेट समय मिल सी जिसमें आप अपने मन की बात कर पाऊंगा एक म्यूजिक के बारे में समझ पाऊंगा। बिल्कुल मन में इतनी सारी बातें हैं एग्जैक्टली तो आज मतलब कि बहुत बड़ो आपने लिए मौका मिले है बहुत बड़ो दिन है मुझे लगा कि बहुत बहुत खुश नसीब हाँ कि आज अपने नेपाल का इतना बड़ा सिंगर और बिना का सागा अपन कुछ पल बातचीत के लिए मिलेगा। सो एक्साइटेड। बिल्कुल आपा भी एक्साइटेड है अपना ऑडियंस भी एक्साइटेड है तो चलो ऑडियंस चला हाँ आपा आनंद कार्की जी से कुछ गपशप करने के लिए। मैं नूतन सराउगी और मैं नेहा अग्रवाल हमारे इस पसंदीदा प्रोग्राम राम राम सा में सभी का स्वागत करते हैं। सर राम राम सा। राम 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 राम। तो आज के हमारे गेस्ट आनंद कार्की जी हैं। तो सर हम सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वो गाना सुनूं आपसे। पता है नूतन कौन सा? हाँ मुझे पता है सर। आप गैस कर पा रहे हो कि किस गाने को सुन के हम ऐसे ऐसे उछल रहे हैं? मैं तो मतलब यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ना जो गाने मैं सुन रही हूँ लगातार सुनती रहती हूँ और इतने रील बनाए हैं सर इस पे और उनके सिंगर आज हमारे सामने है। सर हमें ऐसा लग रहा है कि आज हम एक कॉन्सर्ट पे हैं। अच्छा। और उस कॉन्सर्ट में केवल हम दोनों हैं और अच्छा। हमें ऐसा समय मिल रहा है कि हमारे सर हमारे सामने हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कोई हल्ला गुल्ला नहीं है बस केवल हम हैं और हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो सर वो बादल बरसा बिजुली यस सर। सर 2 लाइन सुना दीजिए सर। बादल बरसा बिजुली सावन को पानी ठंडा ठंडा मौसम है करम जवानी ओ दिल में मेरे। क्या आपको याद है? नहीं सर आगे वाला याद ये वाला याद। मेरो दुखना थाल्योनी जान मेरो सुखना थाल्योनी के होला भाना माया को ओखती हो माया को ओखती बादल बरसा बिजुली सावन का पानी। सर मेरा हिंदी में भी आया है। अच्छा हाँ। सर मैं कहीं गलत तो नहीं थी सर हम कॉन्सर्ट पे ही हैं। अच्छा। I was not wrong। गाने का तो मन हो रहा था सर के साथ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत हाँ सर हम मैं इसीलिए रोक दिया था कि आप भी साथ देंगे लेकिन आपने साथ इतना नहीं दिया। हाँ। सर हिम्मत नहीं है साथ देने की। तो सर जैसे हमने अभी तक आपके जितने भी गाने सुने तो जैसे जो ये वाला गाना है मतलब मुझे लगता है कि इस गानों पे जैसे हम झूमे लेकिन हमारा जो यंग यूथ है वो भी झूमा। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो लाइक सर जो पहले के समय में होता था ना सर एक राग है एक शास्त्रीय संगीत है एक सेंस है एक कुछ है मतलब एक उस टाइप के म्यूजिक और आपको हमने ज़्यादातर उसी मूड में देखा है जितना हमने सुना है। और सर हमने यहाँ पे एक बहुत वास्ट चेंज देखा और ऐसा नहीं है कि जो हमारा वाला वो ग्रुप जो आपकी उन पहले वाले गानों को लाइक करता था सर वो भी झूमा। तो सर मतलब ये कैसे हुआ? मतलब देखिए एक तो मैं हर टाइप के गाने गाता हूँ। जैसे ये मूवी का सॉन्ग था जी तो मूवी में प्लेबैक मैंने किया हुआ था। तो एक सावन के महीने में
किसी ने टिकटॉक पे उसको अपलोड वायरल किया, कर दिया। जो ट्विंस जो थे गर्ल्स उन्होंने। सो ये तो एकदम से आग की तरह इसने पकड़ लिया, बिल्कुल वायरल हो गया सर ये। और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लेकिन ये सब लक कहते हैं ना, लिखा हुआ रहता है ना कभी कभी। सर लक था, लिखा हुआ भी था सर, मानते हैं, क्योंकि हर सक्सेस की दो स्टोरी होती है, एक जिसमें हम मेहनत करते हैं, दूसरा आपका एक लक फैक्टर होता है। लेकिन सर जो इस पे वर्क था वो भी सर वो बहुत अच्छा था, लाइक मेहनत तो बहुत किया हुआ था वो ये। केवल लक फैक्टर हम नहीं कह सकते। सर ये संगीत की शुरुआत हुई कैसे? देखिए मैं तो लखनऊ में मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, उसके लाइट सॉन्ग्स में गाते हुए ही काफ़ी साल हो गए। तो धीरे धीरे अब नेपाल में आया, काठमांडू में अपना करियर शुरू किया। सो क्योंकि अपना काठमांडू में घर है, सो यहाँ से लोग उधर जाते हैं बॉलीवुड की तरफ। मैं बॉलीवुड से इधर आ गया नेपाल में, नेपाल की खुशबू, नेपाल का वो। सो ये इसी प्यार मोहब्बत ने पकड़ लिया। सो मैं इंडिया में सीखा, लेकिन मैंने अपने देश में ही आके अपने आप को पहचान सर बनाई। ये ऐसा नहीं लगा कि जो मैं सीखा जो किया, आज कोई भी इंसान, अब जैसे अगर आप इस फील्ड में हो तो ठीक है, आप म्यूजिक लवर है, लेकिन आप म्यूजिशियन भी हैं, यू आर वेरी गुड सिंगर, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रोफेशन भी है। तो आज हमारे बच्चे अब्रॉड जाते हैं जो सक्षम हैं, कई लोग इंडिया जाते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के स्कोप्स कहाँ हैं। तो सर कभी ये एक मन में ख्याल नहीं आया कि नेपाल एक बहुत छोटी कंट्री है और मैं जहाँ पे सीख रहा हूँ एंड आई एम केपेबल, तो क्या मेरा करियर वहाँ ज़्यादा अच्छा है? ऐसा नहीं लगा सर? एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा, एक तो अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी जगह पे जाएंगे तो ऑलवेज सेकंड सिटीजन होंगे। सो अपना जो घर में जो इज्जत मिलेगी वो बाहर कम मिल सकता है। और मेरा लक ऐसा खुला आके कि उस टाइम, जिस टाइम पे यहाँ पे किंग का राज था, तो किंग जब उन्होंने मेरे गाने सुने तो उन्होंने मुझे बहुत सराहा और प्यार दिया। और उन्होंने बोला तुम एक कंट्री के इतने अच्छे होनहार कलाकार हो, और जो भी अच्छा होनहार कलाकार देश को छोड़ के जाता है बाहर, आप ऐसा, हम लोग यहीं पे आपके लिए सब कुछ करेंगे और आपको यहीं पे आके अपने नेपाली म्यूजिक को आगे बढ़ाना है। हम ये सोच रहे थे कि क्या आपके परिवार ने सपोर्ट किया, बट आप यहाँ पे बात करते हैं हमारे कंट्री के किंग ने आपको सपोर्ट किया कि भाई आपको जो भी फैसिलिटीज या जो कुछ चाहिए वो आपके लिए मैनेज करेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो वो जो प्यार मिला मुझे, सो उस वजह से मैं फिर इधर ही उस टाइम फिर ऐसा हुआ कि आते ही फिल्में बनने शुरू हो गई, शुरुआत हुआ, तो फिल्मों में बहुत गाने मेरे रिकॉर्डिंग होते रहे। जिस समय में आपने म्यूजिक सीखा किया उस समय में इतना फिल्मी करियर नहीं था उसमें, एकदम नहीं। जब हमने स्टार्ट किया उसी टाइम पे ऐसा हुआ, फिल्म का बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा, गाने, म्यूजिक, फिल्म बने, तो जी वो समय ही ऐसा प्रकार का आया हुआ कि फेवर में बनती गई, वो लाइन बनती जाती है ना। इस वजह से मुझे कहीं बाहर जाने का सोच भी नहीं आया मुझे। हाँ सर, आप जैसे अभी बताए ना कि आप इंडिया में पहले सिंगिंग किए थे, उसके बाद आप नेपाल आए, तो मतलब आप वहाँ का भी सब कुछ देख चुके हैं, समझ चुके थे, फिर आप नेपाल भी आए, यहाँ का भी आपने देखा कि क्या सिस्टम है गाने का, ये वो। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि वहाँ पे भारत में जो सिंगिंग का तरीका है या जिस तरीके से वो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं या यहाँ पे, तो डिफरेंस तो बिल्कुल होगा जी। तो प्लीज़ हमें बताइए क्या डिफरेंस है। पहले शुरुआत में क्या, नेपाल में थोड़े कम रिकॉर्डिंग्स होते थे, तो हम लोग को कोई बड़ी मूवी का रिकॉर्डिंग करना होता था मुंबई जाना पड़ता था। अच्छा, नेपाल की मूवी की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई जाएंगे उस टाइम पे। सो धीरे धीरे ऐसा चेंज होते आया कि बाद में सब नेपाली मूवीज की रिकॉर्डिंग्स भी यहीं पे होने लगे। जी उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि यहीं रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि जब भी यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग रिकॉर्डिंग गाने बनाते सब कुछ, तो इंडिया में जाके इंडिया के सिंगर्स जितने भी हैं उनको मौका मिलता था गाने का। जी।
यहाँ के गाने वो लोग गा देते थे, मतलब नेपाली अच्छा। में गाना गाएंगे इंडियन सिंगर्स, इंडियन। तो सर वो एक्सेंट और वो लैंग्वेज उससे थोड़ा थोड़ा मिलाते थे, लेकिन पूरा नहीं मिल नहीं आ पाएगा। पाता था। तो हमने क्या कहा कि अपने देश को ऊपर ले जाना है, तो अपने ही लोगों को गाने का मौका मौका दीजिए, अपने लोगों को सिखाइए। हम बाहर से ही काम लेते रहेंगे तो हम लोग का आगे कंट्री कैसे बढ़ेगा? अपने देश को ग्रो करना है ना, अपने घर को अच्छा बनाना है ना। तो ये लोगों में एक मतलब चेंजेस आया। चेंजेस आया कि नहीं, हम लोग को खुद करना है, खुद को रिकॉर्डिंग करना है, खुद को गाने वाले तैयार करने हैं। और इसलिए आज के टाइम में बहुत सिंगर्स हैं नेपाल में जो प्लेबैक भी करते हैं और पॉपुलर भी हैं। और उनके लिए जो अभी नेपाल के जितने भी संसार में नेपाली लोग हैं, वो लोग भी उनको बुलाते हैं, वो लोग प्रोग्राम के लिए, और है ना। नेपाली म्यूजिक इधर में ना इन सालों में बहुत पॉपुलर भी हुई है। बहुत ही अच्छा भी हो गया। देखिए इतना हो गया कि कोई आर्टिस्ट मतलब अच्छा आर्टिस्ट हो गया तो वो उसी लेवल में रहता है जो इंडिया के लेवल या हॉलीवुड के लेवल का सिंगर भी है, जो अभी पॉप स्टाइल के जो गाते हैं बच्चे लोग, वो इतना हो गए हैं। सर हम देख रहे हैं आजकल जो शोज भी हो हाँ रहे हैं, जी। लाइक डीएनडी है या इंडियन आइडल है, या तो उसमें हमें दिखते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे जी। नेपाल के भी दिखते हैं, जी। और डांसिंग हाँ। भी, और रैंक में भी आते हैं। जी, जी। तो ग्रो तो कर रहे हैं बहुत। जैसे इंडिया में ही दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग के काफ़ी आर्टिस्ट सिक्किम के, इस वेक के भी जाते हैं, नेपाल से भी जाते हैं डांस के। सो काफ़ी नेपाल का बहुत अच्छा नाम है। सर आपने बताया ना कि आप वहाँ से इंडिया से आए और आप चाहते हैं कि हमारा नेपाल ग्रो करे, तो क्या कभी अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपको वापस से भारत में गाना गाने का, तो क्या आप दोबारा जाएंगे? नहीं, गाने के लिए तो गा सकते हैं, लेकिन वहीं सेट नहीं हो सकते। मैंने ये बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ बैठ के भी काम तो बहुत काफ़ी किया मैंने। अच्छा। इंडिया में भी काफ़ी फिल्मों में किया मैंने, लेकिन जो अपने आप में जो एक नेपाल को एक्सपोज करना चाहता हूँ, वो वहाँ बैठ के नहीं कर सकता। बात हो गई, क्योंकि जैसे जब हमारे यहाँ पे मूवी कल्चर आया, मूवीज बनने लगी, जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया के सिंगर्स गाया करते थे, तो सर का कहने का मतलब है कि आज अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही विल सिंग, बट ही विल नॉट बिकम अ इंडियन सिटीजन, और ये सेट नहीं होंगे। नेपाल को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से यू कैन सिंग अ सॉन्ग। फिर वो भी गा देते हैं, नेपाल से आए, चलो गा देता हूँ। कहीं कुछ प्रोग्राम हो या कहीं पे बोलना पड़ेगा तो वो बोलेंगे सेकंड लैंग्वेज में उन्होंने गा दिया। काफ़ी गाने गाए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है उनका, है ना। उसी को प्रायोरिटी देंगे, है ना। इसलिए वो मुझे दुख लगता था। वो तो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लोगों से भी बोला, भाई हमारे अपने लोगों को तैयार करिए। वेरी गुड थिंग। आज जैसे हम कहीं पे भी अगर कुछ मान लीजिए थोड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं या कुछ सेमिनार्स हैं या कुछ अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि आज हमारा यूथ वहाँ जा रहा है, आज हमारा यूथ वहाँ जा रहा है, बट हम उस चीज़ पे काम नहीं करते कि हम उस यूथ को रोक पाए। मतलब यू स्टार्टेड दैट थिंग, है ना। उदित नारायण जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा, तो आपका नाम हमेशा उदित नारायण जी के साथ जोड़ा जाता है। तो एकदम मैं उत्सुक हूँ कि ना, मतलब आपका नाम उदित नारायण जी के साथ जोड़ा जाने का कारण क्या है? कि आप में उनकी झलक दिखती है, आपकी जो गायकी है ना, एक बहुत ऐसा लगता है कि ना, मतलब वो गायकी ऐसा लगता है, आप जब हम गाने आपकी सुनते हैं ना, तो लगता है कि वही मिठास है। स्कूलिंग उस प्रकार की हुई ना, जैसे वो उन्होंने जिस सिंगर को फॉलो किया, जैसे रफ़ी साहब, किशोर कुमार को फॉलो करके ही वो लोग आए हैं, उसी तरह मेरे भी वही टीचर हैं। अच्छा। मैं उन्हीं को फॉलो करता था, उनके स्टाइल्स को कॉपी करता था, गायकी को, है ना। इसी तरह से ही मेरा भी इसमें आना हुआ। तो एक ही गुरु के अंडर होने से कुछ रिजेम्बलेंस लेकिन ना हो जाती है। मुझे ये भी पता है कि शायद आपने उनके साथ कुछ गाने वाने भी गाए हैं ना। गाने शुरुआत में, स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट मूवी था ना मेरा, कसम मूवी का, वो बहुत पॉपुलर हुआ था गाना नेपाली, आपने सुना होगा। वो सुना वो जो सुन सुन मायालु जोडी हो, नचुडाउनु मायाको डोरी हो, वनमा फुल्यो फुल,
बनमा फूल फूल माया जीवन मा नगर न है भूल। ये हम लोग तीनों लोगों ने गाया था, उनकी वाइफ ने, दीपा अच्छा। ने। और आप में वो कॉन्फिडेंस थी कि मैं भी उसी लेवल का हूँ। जैसे मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ गाना गाया अच्छा। और साधना सरगम के, आशा भोसले जी के साथ, तो उसी लेवल में गाया मैंने। मेरे कुछ नेपाली सॉन्ग्स हैं जो तो कौन से गाने आपने गाए हैं आशा भोसले जी के साथ? नेपाली मूवीज के गाने गाए हैं। अच्छा। सो उसमें भी उनके साथ गाते थे, तो मैं जो जो जिस स्टाइल से वो गाते थे मैं थोड़ा चेंज करके गाता था, वो मेरा अपना हुआ। तो जब आप उनके साथ गाते थे और वो नेपाली लगे, तो ऑब्वियसली आप तो नेपाली में गा रहे हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट था, आपके लिए तो। लेकिन जो वो लोग समझ के गाते थे ना, वो थोड़ा अलग ही था। ये समझ नहीं आती, मैं ऐसे भी बहुत सिंगर्स को देखती हूँ कि ना वो गाने गाते हैं, किसी दूसरे लैंग्वेज में भी वो गा सकते हैं और बिल्कुल वो स्वर पकड़ लेते हैं। तो अगर वो लैंग्वेज आप नहीं जानते हो तो फिर वो लैंग्वेज कैसे पकड़ में आती है? वो धुन में जो वर्डिंग्स जो जाते हैं ना, जो म्यूजिक डायरेक्टर सिखाते हैं, सो उस टोन को हम लोग याद करते हैं, उस टोन को किस अंदाज में गाया है, किस अंदाज से बोल रहे हैं, वो कैचिंग जो पावर होता है ना, वो सिंगर में जब होगा तो वही अच्छा सिंगर हो सकता है, जो कॉपी कर सके। अच्छा। समझ गए ना आप? तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बस सुन के वो वर्ड्स को पकड़ते हैं लेकिन समझ में तो नहीं आती होगी वर्ड्स? समझ वो बता देते हैं, इसका मीनिंग ये है। अच्छा। क्योंकि ना जब गाना गाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शब्दों को बोल रहे हैं, वो फीलिंग्स भी झलकती है शब्दों से। वो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये फीलिंग्स है। तो अगर आप वो शब्दों को ना समझो तो वो फीलिंग्स कैसे आएंगी? वो डायरेक्टर बताते हैं ना, जैसे किसी भी वर्ड्स को हम लोग गाते हैं तो सर इसमें थोड़ा सा फील कर दीजिए, वो बताने वाले थे, उसी को हम लोग लेके फिर ये ओके इस स्टाइल से ठीक है, उस स्टाइल 2-4 ठो स्टाइल देते हैं हम लोग गा के, तो वो लोग कहते हैं ये वाला स्टाइल ठीक है, ओके डन। सो कंफर्म हो जाता है। इसी वजह से मैंने भी काफ़ी गाए, जैसे बंगाली गाया है, पंजाबी गाया है, उसके बाद कोरियन सॉन्ग गाया है, जापानीज सॉन्ग गाया है। सो काफ़ी डिफिकल्ट सॉन्ग्स मैंने गाया। सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज था आपके लिए पकड़ना? जैसे कोरियन हुआ, ये सब तो हम लोग के ज़्यादा ही कठिन है ना वो। ये मतलब कि मन में बहुत बार आता है कि ना आज हम देखते हैं कि जो आज की यंगस्टर्स है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सॉन्ग्स पे बहुत ज़्यादा हावी है उनका जो है। तो ऐसा कभी कभी मन में आता है कि हमारी जो नेपाली संगीत है ना, क्या उसको भी हम उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक, कि हमारे भी नेपाली संगीत को उस लेवल का रिकॉग्निशन मिले? तो क्या करना चाहिए उस लेवल? चाहिए, लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल में जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी की जनरेशन कर रही है। मतलब हम लोग जा सकते हैं तो उस लेवल पे जा सकते हैं, तो अपना जो फोक सॉन्ग है ना, फोक, हाँ। उसी को लेके जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि अभी जो बच्चे लोग पॉप सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, वो लोग उसको कोई माने नहीं रखते हैं। हाँ। क्योंकि वो उन्हीं की लैंग्वेज है ना। उन्हीं की लैंग्वेज है। अगर मैं हिंदी सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग को मैं गाऊंगा उनके अंदाज में, तो उनको फीका लगेगा ना, क्योंकि वो तो उन्हीं की है। उन्हीं की है। लेकिन मेरा अपना टिपिकल सॉन्ग, वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमारी नेपाल की जो संगीत है ना, उस चीज़ को अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले और कभी हमें लगे कि अरे देखो ना, मतलब कि वहाँ वेस्ट में भी हमारे गाने गाए जा रहे हैं, तो कितना प्राउड फील होता है। तो वो लेवल का रिकॉग्निशन आपको लगता है कभी मिल पाएगा? अवश्य मिलेगा। जैसे आपका ये बादल बरसा बिजली वर्ल्ड वाइड लोगों ने पसंद किया है ना? बिल्कुल। उसी तरह से कोई ना कोई गाना आ सकता है इन फ्यूचर में। कोशिश में लगे रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना? मैं तो वही नया नया कुछ ढूंढता रहता हूँ, कुछ हो अच्छा हो। जैसे अब इंडिया में भी कुछ ऐसा मेरा सॉन्ग आया जिस सॉन्ग से पूरा वर्ल्ड पहचाने, क्योंकि हम लोग का मार्केट छोटा है ना। मार्केट छोटा है, लेवल तो वही है, सिंगिंग में कोई कमी नहीं है। वही मेरी आवाज़ अगर मुंबई के किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में
और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छे एक्टर्स के ऊपर उसको फिल्माया जाएगा तो वर्ल्ड वाइड हिट होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है कि वर्ल्ड में ही पसंद करते हैं। नेपाली लैंग्वेज को तो सेकंड ही वो हुआ ना, लेकिन नेपालियों के बीच में फिर मेरा वही मुकाम है। वही मुकाम बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अभी जो है कि वर्ल्ड में ही नेपाली लोग पहुंचे हुए हैं, तो नेपाली म्यूजिक तो हर जगह पे लोग सुन रहे हैं। सुनते सुनते आदत बन जाएगी ना लोगों को, वर्ल्ड में ही सुनते हैं ना अभी तो। इसीलिए जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतनी ही ये फ्लो बढ़ता जाएगा और म्यूजिक को लोग लाइक करते जाएंगे। सो एक क्लिक हो गया तो फिर, जैसे इंडिया में भी काफ़ी नेपाली सॉन्ग्स को उन लोगों ने से हिंदी में बनाया हुआ है, काफ़ी सॉन्ग हिंदी में बनाया हुआ है, और हम देखते हैं ना कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में बैठ जाता है हमारे क्वालिटी, उसका सिस्टम, उनको मालूम है ना, इतना एक्सपीरियंस है ना कि इस सॉन्ग्स को क्या क्या म्यूजिक डालने से और बेहतरीन होगा और अच्छा होगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। इस वजह से वो चीज़ अच्छी बन जाती है। तो ना जैसे भारत का जो भाषा है हिंदी और हमारे नेपाल की भाषा नेपाली, इन दोनों की जो लिपि है वो तो सेम ही है, देवनागरी। लेकिन इंडिया की जो है कि जो लिपि काफ़ी मिक्स किया हुआ है ना उन्होंने, म्यूजिकली भी मिक्स किया हुआ है, जैसे उर्दू भी है, फारसी भी है, और कुछ नेपाली भी डाल देंगे तो भी मिठास से उसमें मिक्स करके डाल देते हैं। वो टेक्निक भी अच्छा है वो, है ना। जैसे कांची रे प्रीत मेरी सांसें, रुक जाना जा दिल तोड़ के। अब उस इतना अच्छा म्यूजिक बनाया है कि लोग सुनते सुनते कांची भी याद हो जाता, वो सब मिक्स होके बहुत मधुर सा गाना बन देख जाता लीजिए। है। लोग किसी भी उधर के वर्ड्स को यूज करते हैं ना, तो लोग इतना वो पसंद नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते ना, इसलिए थोड़ा हम लोग को दुख भी होता है। फिर भी हम लोग धीरे धीरे जैसे दिल डाल चुके हैं हम लोग। शराब मुझे लगता है कि ये सब शुरुआत करने से एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे फिर मिलने लग जाती है। एक बार कोई भी बदलाव किसी को भी एक बार वो लगता है कि अखर रहे हैं, लाइक जैसे अभी देखें ना, अब आज से 15 साल पहले किसी भी शादी के फंक्शंस में जाएंगी नेपालियों के, तो खाली इंडियन सॉन्ग्स बजते थे। हाँ। अभी आके देखिए सब नेपाली सॉन्ग्स बजते हैं। सो इम्प्रूव तो काफी किया ना नेपाल ने म्यूजिक को लेकर, क्वालिटी भी तो इम्प्रूव, क्वालिटी भी काफी इम्प्रूव हुई है देखिए। सो ये तो टाइम लगेगा, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम एक ये बात करें कि जैसे ये तो हो गया अपना एक म्यूजिक है ना, नेपाली म्यूजिक कैसे नेपाल के अंदर में ग्रो कर रहा है या ये, लेकिन अगर हम एक संगीत की बात करें, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि जो पहले के पुराने गाने हुआ करते थे, शुरुआती दौर से लेके अगर हम 90s की भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आज मतलब वो गाने बहुत पुराने हैं, लेकिन आज अगर हम खुश हैं और उन गानों को सुनते हैं तो हमें लगता है शायद ये गाना मेरे लिए बना था क्या। मतलब वो बिल्कुल है ना, अटैच हो जाता है वो गाना, एज इफ वो मेरे लिए रिटर्न है। अगर मैं दुखी हूँ, कुछ सुनती हूँ या कुछ गज़ल सुनती हूँ, लगते हैं लिरिक्स मेरे लिए लिखे गए हैं। लाइक हम बहुत पर्सनलाइज हो जाते हैं उसके साथ में। कहीं राग होते थे, शास्त्रीय संगीत होती थी, इमोशंस होते थे, लाइक सो मेनी थिंग्स, चाहे वो नेपाल का म्यूज़िक रहा हो या इंडियन म्यूज़िक रहा हो। लेकिन अगर हम आज के कंटेस्ट में बात करें तो रैप है, फ्यूज़न है, मतलब बहुत झैम झूम, लाइक ठीक है, अगर आप पार्टी मूड में हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, नो डाउट। लेकिन अदर देन जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगता है कि हम ऐसा नहीं होता है कि हम इस मूड में हैं जो आज का एक सॉन्ग जिस डायरेक्शन पे है। तो इस बारे में मतलब क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये हमारा एक संगीत का जो फ्यूचर है वो इससे अफेक्ट होगा, या मतलब आपको क्या प्रभाव नज़र आता है इस बदलाव का? अभी देखिए, जैसे मार्केट में कोई चीज़ चल रहा होता है ना, जैसे अभी चला हुआ है टिकटॉक, ऐसे सोशल मीडिया में काफ़ी, सो उस हिसाब से लोग गाने बनाने शुरू कर चुके हैं अभी। पर्सनल अपने लिए नहीं है कि ये कैसे वायरल होगा, कैसे चलेगा, कैसे मेरा चैनल तो कैसे सब्सक्राइब बढ़ेगा या कितना मिलियन व्यूज जा रहे हैं, उस पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो पहले क्या करते थे, अपने लिए गाने बनाते थे,
सिचुएशन पे बनाते थे। सो गाने के जैसे गाना भी लंबा भी लोग सुनते थे बैठ के आराम हाँ, से। हमारे गाने के पहले 3 स्टांजास हुआ करते थे और किसी को फर्स्ट स्टांजा बड़ा अपील करता था, किसी को सेकंड अपील करता था, लेकिन तीनों मेरे मीनिंगफुल हुआ करते थे। देखिए आप एक मुखड़ा होगा, पहले तो वो म्यूजिक बजते ही मालूम चल रहा है ये गाना बजेगा, ये गाना है। लेकिन अभी अभी नहीं मालूम होता, नहीं गैस कर पाते। और पहले के गानों में ना कहानियां होती थी, पूरे गाने में कहानी हो जाती थी। इसीलिए आजकल लोग जो जिस तरीके से गाने सुनते हैं ना पुराने, वो पुराने पसंद करते हैं ना, 90s के, वो आपने याद किया होगा। लेकिन अभी जो है कि लोग इतने फास्ट हो गए ना, वो तुरंत स्किप कर देंगे बार बार। वो अच्छी चीज होगी तो उसको 2 मिनट देखेंगे, नहीं तो हो जाता। इसीलिए गाने भी आपके अभी यूट्यूब में भी पूरा गाना नहीं सुनते लोग। हाँ, सबके अपने अपने। हाँ, इतनी फास्ट लाइफ हो गई, ये सब कैसे हो रहा है? गाने में फिर तो अब छोटे बनते हैं, बहुत छोटे, जितने छोटे बनेंगे उतने छोटे गाने चलते हैं। जैसे हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं, लाइक उनका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे बैठे हुए थे, तो बाहर पढ़ते हैं वो लोग, तो जब वो लोग आते हैं तो उनके फ्रेंड्स के साथ भी कई बार मिलना जुलना होता है। तो हम उनको शुरू से ऑब्जर्व करते हैं कि जिस समय में, अब ठीक है हम भी बहुत म्यूज़िक का शौक़ है, तो हम कई बार सुनते भी हैं, कई बार इवनिंग में कराओके लगा के बैठ जाते हैं, लाइक ठीक है, अच्छा लगता है वो टाइम स्पेंड करना। तो हम देखते थे ना कि बच्चों को वो पसंद नहीं आता था, यार क्या गाते हो यार, क्या क्या सुनते हो आप लोग। उनका अपना एक प्लेलिस्ट हुआ करता था, उनको वही, तो उनके वही इंग्लिश गाने, रैप, फ्यूज़न, वही झाम झूम सब कुछ चलते थे। हम बोलते थे यार तुम क्या सुनते हो, मतलब तुम्हें सुनने के बाद में, जैसे हम अगर हम गाते भी हैं तो हमें बहुत सुकून, बहुत आनंद, हमें लगता है कि हम हमारा जैसे स्ट्रेस बस्टर समय है ये, एंड वी आर रिलैक्स नाउ। लेकिन तुम सुन के आते हो फिर भी हम तुम्हारे अंदर में वो फील ही नहीं कर पाते हैं कि तुम म्यूज़िक वाले ऑरा से निकल के आए हो। तो वो सुनते समझते नहीं थे हमारी बातों को, लाइक हम उनको बहुत आउटडेटेड या आउट फैशनड हो आप लोग ना। लेकिन अब वही ग्रुप, वही बच्चे, अब वो हमारा म्यूज़िक जो हम सुना करते थे, पुराने म्यूज़िक सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, कराओके पे गाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक टिकटॉक है या एक रील में एक वायरल हो जाना है, लेकिन मुझे लगता है संगीत की आयु इतनी सी थोड़ी होती है। आज हो सकता है गाना आज लिखा गया है या आज गाया गया है, लेकिन उसकी तो लाइफ बरसों चलती है, लाइक अनंत होता है। तो क्या आपको लगता है कि अभी जिस पैटर्न पे है उसकी आयु इतनी अनंत या इतनी लॉन्ग टर्म होगी? अगर नहीं होगी तो क्या होगा म्यूजिक का? ये सब क्या के फास्ट फूड की तरह है ना, पसंद आती है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं जाते, नुकसान भी करेगा ना। इसीलिए लोग, जैसे घर में एक आपका संस्कार है, आपने गाने बच्चे लोगों ने सुना है ना, आप जब सुनती हैं तो वो एक सर्टेन एज पे लेवल पे आएंगे तो उनको फिर वही चीज पसंद आएगा। मतलब एक संस्कार वाली बात हो गई। वो तो बच्चे को होते ही ना, जैसे मैं कैसे गाने सुने, वो बच्चे में कैसे सुना है उसने, कैसे ग्रो हुआ है, उसी हिसाब से पछी बाद में वो डेवलप कर लेता है उस चीज को। संगीत का फ्यूचर क्या है? मॉडर्न म्यूजिक वर्सेस हमारा एंशिएंट म्यूजिक, उस सेंस ये संगीत जो करते हैं उनकी भी फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा। जो इसमें सुन रहे हैं, लग रहे हैं, उसकी फ्यूचर ब्राइट है। इसी में सब किसी जो इसमें एक खुशी मिलती है वो किसी चीज में नहीं मिलती लगती मुझे। हर एक चीज से, म्यूजिक में एक्सरसाइज भी देखिए, आप पॉजिटिव भी रहेंगे उससे। आदमी लोग वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, म्यूजिक एकदम हीलर है। यस। सो जो लोग सिंगिंग और म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस तुरंत से मिल जाता है। तो ना जब उनको तुरंत से सक्सेस नहीं मिलता है तो बहुत लोग बीच में छोड़ भी देते हैं अपना पैशन को, कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ना उन पे उनका ना भरोसा बना रहे? एक्चुअली जो जल्दी चाहता मिल जाए तो उसको तो आने नहीं चाहिए इस फील्ड में। अच्छा। क्योंकि ये तो बहुत तपस्या वाली बात है, गॉड गिफ्ट होना चाहिए उसको, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। इसमें काफ़ी लंबा सफ़र चलना है, जैसे हम लोग चल के आए हैं, काफ़ी तकलीफ़ें देखी हैं ज़िंदगी में। कभी खाने को नहीं मिलता था, फिर भी लगे हैं उसी में।
लोग कह रहे हैं इस लाइन में मत जाओ, दूसरा लाइन पकड़ो, इसमें तुम्हारा आगे रास्ता कुछ नहीं है, फिर भी लगे हैं पागल की तरह, बोलते थे पागल है इसको छोड़ो। वही पागल आज यहाँ एक नाम हुआ है उस पागल का, जिसको आनंद कार्की बोलते हैं, है ना। सो पहले वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रगल चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। जब पहुँचने के बाद तो फिर पीछे आदमी देखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ता जाएगा ना, उसको मालूम हो जाएगा ना जिंदगी क्या है। तो जिंदगी को जानना जरूरी है, उसमें डूबना जरूरी है आपको। जब डूबेंगे ना बाहर तैरेंगे तो क्या मालूम होगा उसकी गहराई कितनी है। मुझे ना आपकी बात से ना एक वो शाहरुख खान की वो लाइन याद आ गई कि अगर आप किसी चीज को ना दिल से चाहते हो ना, शिद्दत से अगर चाहते हो, पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में आपको लग जाती है। तो यही मुझे लगता है ना कि अगर आप अपने म्यूजिक को बहुत दिल से अगर आप चाहते हो ना तो जरूर सक्सेस हासिल होगी। उसमें क्या होता है, देखिए दो चीज बोला हुआ है, जैसे परमात्मा ने, भगवान ने क्या कहा है, उन्होंने पहले लिख के दिया हुआ है कि गाना बोलते हैं ना, गाना गा और ना, अच्छा, और बजा ना। उन्होंने बोल दिया तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं गा सकते हो, नहीं बजा सकते हो, मत आओ इसमें। अच्छा। लेकिन जब आप उसने बोला ना आप पीछे पड़ जाएंगे तभी वो हासिल हो सकती है। थोड़ा सा उनका भी ब्लेसिंग चाहिए, है ना, और अपनी मेहनत, और आप एकदम अच्छे दिल से लगे उसको पूजा करें। एक्चुअली दिस इज लाइक पूजा। क्योंकि बाकी बिजनेस में ऐसा होता है ना कि सर ठीक है आपने अपना ब्रेन लगाया, आपके पास टीम है, मैनेजर है, ये वो मिल करके ठीक है आप लगे हो, पैसा लगाया, लगे हो, शिद्दत से कमा लिए। बट संगीत ऐसी है जिसमें खुद की तपस्या और केवल खुद का ही सब कुछ काम आता है कि आपने कितना त्याग किया है, मतलब कितना रियाज किया है उस चीज पे। लेकिन पता है आज की इस फास्ट जनरेशन में क्या लगता है कि सिर्फ तपस्या से, सिर्फ हम तपस्या कर रहे हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, अपनी पूजा समझ रहे हैं अपने काम को, तो उससे सक्सेस हासिल हो जाएगा? मतलब कि आज की इस फास्ट जनरेशन में क्या चीज होना चाहिए आपको, सिर्फ आवाज ही नहीं, आवाज के साथ साथ में और चीज भी, जैसे म्यूजिक में भी आप खाली सिंगिंग खाली नहीं, सिंगिंग में भी आपको वेस्टर्न का नॉलेज होना चाहिए, ईस्टर्न का नॉलेज होना चाहिए, सब नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना, नोटेशन का नॉलेज होना चाहिए, और आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे बजाते हैं। पहले तो खाली गाने से ही हो जाता था, सिंगर को लाया, अभी वो नहीं है। अभी के इंडियन सिंगर्स, बाहर के सिंगर्स देखिए, सब कितना टैलेंट है उनका, सब कुछ सीखते रहते हैं वो लोग। सर वो हम जब छोटे थे तो हमारे पापा कहा करते थे कि मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, मतलब तो किसी भी एक चीज में मास्टर तो बनो, लाइक उसमें मैं ये कहा करते थे। और आजकल हम हर फील्ड में मतलब ऐसा देखते हैं कि यार यू शुड बी जैक ऑफ ऑल, तुम्हें सब पता होना चाहिए, सब में मास्टर होना चाहिए। तो आज इसीलिए स्ट्रगल। और उसमें जाने के बाद अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, मार्केटिंग से लेकर हर एक चीज़, अब प्लेटफॉर्म भी आपको अच्छी अच्छी जगह पे मिल जाते हैं। जैसे आप जितने भी शोज हो रहे हैं अभी, देखिए जैसे अनूप जैन है, स्टेज कितना परफॉर्मेंस मिलता है देखिए आपको। वो जैसे नेपाल आइडल हुआ, इंडियन आइडल हुआ, ये हुआ, स्टार हुआ, ये हुआ, काफ़ी चांसेस है ना, आपको कंपटीशन करना है, उसमें आना है, गुजरना पड़ता है, पहले जैसा नहीं है। सर अभी आपने जैसे बोला ना इंडियन आइडल, ये जो बताया, तो मुझे याद है कि आपने भी ना जब नेपाल में सारेगामा आया था तो आप भी पार्टिसिपेंट रहे थे ना सारेगामा मैं सारेगामा में क्या था, उस टाइम मैं बहुत पॉपुलर ही था, यहाँ पे फिल्मों में काफ़ी गाने गा रहा था। अच्छा। लेकिन वहाँ से जो जी टीवी के सारेगामा पा था पहले, अभी सारेगामा खाली है, पहले सारेगामा पा था। तो स्टार्ट में जो जिसके होस्ट थे वो सोनू निगम थे, जिन्होंने होस्ट किया था। सो एक कंपटीशन हो रहा था यूके में, अच्छा, लंदन में। सो उसके लिए मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था। सो यहाँ पे कुछ और भी आर्टिस्ट जिन्होंने उन्होंने सिलेक्ट किए थे, वो उनके साथ में मैं भी गया था। सो वहाँ पे हमने उनके साथ में एक महीना प्रोग्राम किया और अवार्ड वगैरह भी मिला मुझे,
सो हाँ, कुछ सुना है क्या विनर रहे थे? जी जी जी, सारेगामापा के। और उसमें हमारे जो जजेस थे, मैं एक इसलिए मैं एकदम मैं वो हो गया था उनके ऊपर ना, कि जैसे मेरे बड़े बड़े सिंगर थे, जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहंदी हसन, उनके मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन। सो उनको भी देखने को मिलेगा नज़दीक से, वो कैसे गाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, मेरे तो है ना। सर एक्चुअली एक्सपोजर होता है, आज हम किसी भी फील्ड में हैं, लोग जाते हैं इस टाइप के वर्कशॉप्स होते हैं कि भाई एक एक्सपोजर मिलता है। लाइक मैंने क्या सोचा कि मैं इतना बड़ा नेपाल में सिंगर हूँ, इतना बड़ा मेरा नाम है, तो मुझे जाना नहीं चाहिए। लोग ये सोचते थे ना, मैंने बोला नहीं, जब मैं उस जगह पे जाऊंगा कम से कम नेपाली लोग जानते हैं, लेकिन और लोग भी तो जानेंगे ना मुझे। उसमें मुझे म्यूजिक में शर्म तो नहीं करनी चाहिए, मुझे जाने चाहिए जहाँ भी जो भी मौका मिलेगा ना, मैं उसको हाइड नहीं करता, मैं जाता ही हूँ। सो मैं गया, मैंने मन में सोचा था मैं हार भी गया तो क्या हो, कम से कम जी टेलीविजन में मुझे देखेंगे ना लोग, है ना। है कि नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी कंट्री है, ठीक बात है। कुछ लोग तो पहचानेंगे ना। उस वजह से मैं गया, मैंने विनर भी हुआ। उसके बाद कुछ कंपनियां जो थी इंडिया की मुंबई में, सो उन्होंने ऑफर भी किया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए थे, एक एल्बम भी मैं किसी हवाएं मैंने रिलीज भी किया था। सो हार्ट एंड सोल कंपनी से वो तैयार किया गया था। सो फिर भी मैं यहाँ पे काफ़ी बिजी होने के नाते मैं फिर उधर जाके नहीं रुका, आना जाना लगा रहता था। सो कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला मुंबई में, कोई हिट फिल्म होती है ना, जैसे नाना पाटेकर जी की मूवी में गाया मैंने, विनोद खन्ना जी की मूवी में गाया उस टाइम पे, लेकिन वो जो किक मिलना था वो इधर मिल रहा था, इसलिए ऊपर वाले ने कहा होगा कि उधर अभी इधर को। सही है। अच्छा सर, कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा हुआ कि हमने कॉन्सर्ट किया हो या मैंने, हाँ जी, काफ़ी किए हैं। जैसे लंदन में एल्बर्ट हॉल में किया शो, और काफ़ी एशियन कंट्रीज में तो काफ़ी प्रोग्राम्स हो गए। वहाँ के लोगों ने मतलब क्या लाइक किया, मतलब हमारा नेपाली म्यूजिक नहीं, मैं मिक्स गाता था, नेपाली एंड हिंदी जी, क्योंकि दो ही ऑडियंस आते थे ना। और उन्होंने मतलब नेपाली भी हमारी वहाँ पे अच्छी मतलब वो रही, लोगों ने लाइक किया उसे। सर मेरे मन में ना एक हमेशा से सवाल आता है कि मैं एक नॉन सिंगर हूँ, ठीक है, तो ऐसा लगता है कभी कभी नूतन बहुत अच्छा गाना गाती है, तो इसके गाने सुन के ना मुझे प्रेरणा मिलती है कभी कभी कि मैं भी क्या कभी गा सकती हूँ। मैं अपने आप से सवाल पूछती हूँ। तो मुझे जैसे नॉन सिंगर को कभी अगर गाना, मतलब कि अगर कोई माइक पकड़ा दे, तो उस चीज के लिए क्या मुझ में वो होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस मुझे करनी चाहिए? एक बोलते ना कि मुझे प्रोफेशनल नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा बहुत गा लूं, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? अब आपको पहले तो कौन सा गाना गाएंगे उसको काफ़ी कम से कम थाउजेंड्स टाइम जो है कि आपको सुनना पड़ेगा उसको। अच्छा, पहले सुनना जरूरी है। बहुत सुनना उसको। आपको 75% मतलब 80 समझ लीजिए, 80% आपको सुनना है। अच्छा, साथ में नहीं गाना है, खाली सुनना है आपको, कैसे गाया है, क्या स्टाइल से गाया। जब सुनते सुनते करेंगे तो आपके इस ब्रेन में वो गाना बैठ जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे जब जब पूरा आपको देखने की ज़रूरत नहीं, खाली आंख बंद करेंगे तो सब वर्डिंग्स वगैरह एवरीथिंग आपके जहन पे आ जाना चाहिए। उसके बाद आप गाइए उसको, एक ही गाने को खाली। अच्छा, लोग तो क्या करते हैं, गाना बज रहा है साथ साथ में गाते रहते हैं, वो कभी वो प्रैक्टिस नहीं हो सकता, वो नहीं सीख सकते, वो गलत ही गाएंगे। उसको पहले सुनिए एकदम आप ध्यान से, उसको योगा करते हैं जैसे कि योगा करते हैं ना, उस तरीके से उसको ध्यान दे के गाना सुनिए, तैयार करिए। उसके बाद अभी तो सिस्टम्स काफ़ी आवाज़ को चेंज करने के लिए स्टूडियो में जाएंगे तो एक एक वर्ड्स को लोग सुर में ला देते हैं। हाँ, मतलब मैं तो आज तक यही समझती थी कि ना अगर मुझे गाना कभी गाना होगा
कि हम अगर फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कोई माइक पकड़ा दिया, अगर गाना मुझे गाना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गा गा के, लेकिन आज पता चला कि नहीं, सुन सुन के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्चुअली वही ध्यान है, वही योगा है, वही योगा। आपके मन में हर जगह पे वो वर्ड्स सेट हो जाता है ना, उसके बाद आप गाइए आराम से। तो उसके बाद उसका जो उन्होंने फील करके गाया उसको फील करिए, वर्डिंग्स को समझिए, उसने क्या बोला है, किसके लिए है ना। सर आपके बहुत फैंस हैं, नेपाल में भी हैं, जैसे कि आपने शोज बाहर भी किए हैं, इंडिया में भी हैं। तो आज हम नेपाल के बीरगंज बहुत छोटी सी जगह है सर, और आज आप आशा किरण केंद्र के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आपने वॉलेंटियर किया है। और हम कहते हैं कि जब हमें कुछ भी किसी को सपोर्ट करना हो तो दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम होम ओनली। और ये आपकी बहुत बड़ी एक हम बोलेंगे कि एक बहुत बड़प्पन है आपका, कि मतलब आज आपको किसी कॉन्सर्ट के लिए बुक करना, एक पहले से मतलब स्लॉट बुक करने पड़ते हैं, और आज आप उसको सपोर्ट करने के लिए आपने बिल्कुल वॉलेंटियर किया है। तो मतलब इस तरीके से आज हमारे बीरगंज वाले हों या जो भी हमारे शो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, कि एक जहाँ पे एक बात एक सपोर्ट की आती है, या जहाँ पे बात इस चीज़ की आती है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, अगर केवल उसके बैकबोन पे हल्का सा इतना भी अगर हम टैप भी करते हैं, तो उससे वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को मतलब टारगेट करते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस ऐसे नेक काम के लिए मुझे चुना गया, मुझसे बात किया गया। मैं तो हर वक्त यही लगा रहता हूँ कि जिस तरीके से ये हम लोग का आशा किरण जो केंद्र है, जो उन्होंने ये काम ऑर्गेनाइज किया है इस कार्यक्रम के लिए, मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है बने, है ना। उसी तरीके से मैं हर जगह पे मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। जब मैं उस जगह पे पहुँचा और बच्चों को देखा, सर आप गए, आप मिले भी, और मैं देखिए आप कुछ वीडियोस भी बना रहे थे बच्चों की, और सो हैप्पी आफ्टर मीटिंग देम। बहुत अंदर से अलग ही फील हुआ। एक तो हम लोग, एक तो म्यूजिक के लोग हैं, वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, और वो सो मुझे बहुत वो लगा कि और भी कुछ करूं इनके लिए मेरी तरफ से। सो मैंने उनको बोला जब भी मेरी जरूरत पड़े आई एम रेडी, क्योंकि मैं कुछ गाने सुना के कुछ लोगों को एक जगह पे ला के किसी अच्छे काम के लिए इकट्ठा करूं, मेरे वजह से कुछ अच्छा हो। तो वही है ना, जिंदगी में और क्या लेके जाना है बताइए आप, कमा के सब छोड़ के ही जाना है। सो कुछ सपोर्ट करिए, है ना। वो आदत जब पड़ेगी, जब थोड़ा आप ये आदत पड़ेगी तो और मजा आता है जीवन, जिंदगी जीने का एक अलग ही अनुभूति, अलग ही संतुष्टि होती है सर। उसमें फिर ऊपर वाले का भी सपोर्ट रहता है आपको हर जगह पे, कहीं पे भी आपको मतलब दुख नहीं होगा। तो सर जरा आप हमारे ऑडियंस को नारायणी एफएम के माध्यम से मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि किस किस तरीके से आशा किरण केंद्र को वो सपोर्ट कर सकते हैं। जी, आशा किरण केंद्र को मतलब सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए। सब लोग आइए उस जगह पे, देखिए पहले। जब आप देखेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा किसके लिए हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए आपको जाके देखना पड़ेगा, और सभी लोग कर रहे हैं उसके लिए, है ना। हम लोग भी उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। आप थोड़ा दीजिए, आपको बहुत मिलेगा, रिजल्ट भर के मिलेगा। सर इन बच्चों के लिए म्यूज़िक को आप किस रूप में देखते हैं? जो हमारे सुस्त मन स्थिति के बच्चे हैं, जो ऑटिज्म के, डाउन सिंड्रोम के, सेरेब्रल पैल्सी के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के जीवन में संगीत की क्या भूमिका हो सकती है? सबसे बड़ी तो संगीत ही है उनके लिए। संगीत ही उनके लिए जो कि उनको अच्छा बना सकती है। कैसे? म्यूजिक में वो पावर है, जिस पावर से करके वो बच्चे लोगों को और भी वो देखते हैं काफ़ी हर जगह पे म्यूजिक बिना तो कुछ नहीं होता ना, आपने याद किया होगा। सो म्यूजिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए।
इस तरह हमने कई बार फील किया है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जब इस टाइप के बैठे रहते हैं हमारे आसपास, और हमें लगता है ना कि कई बार ऐसे होते हैं सर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अगर उनके आसपास कोई अच्छी सी हीलिंग म्यूज़िक लगा देते हैं, लाइक कुछ भी ब्रेन हीलिंग या कुछ भी इस टाइप का, और 10 मिनट हमें लगता है सर उनको ये कंट्रोल करने में कि वो एक बार के लिए चुप हो जाए, बस एक बार के लिए। और सच में सर हमने सर रिजल्ट देखा कि फिर उस 10 मिनट्स के बाद में वो बच्चे उस म्यूज़िक में, आई डोंट नो क्या होता है सर वो शांत हो जाते हैं, और वो शांत होके फिर वो हमारी कमांड या हम जो बोलते हैं लाइक वो से करते हैं। तो हमें से लगता है कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्टिकुलरली कोई ऐसा म्यूज़िक है जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, जो एक एज अ ऑइंटमेंट काम करे उनके लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो कुछ आपके उसमें म्यूजिक में क्या होता है कि जैसे देखिए पहले अब हॉस्पिटल्स में भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी लोग कहते हैं ना, अब बच्चे को म्यूजिक सुना देते सो जाते हैं, है ना। यस सर। सो ये सब चीजें प्रेगनेंसी में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो अपने आसपास कोई सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रखना चाहिए, और बर्थ के बाद भी अगर बच्चा सोया है तो उसके आसपास ज़्यादा नॉनसेंस बातें ना करके सॉफ्ट म्यूजिक को चला के रखना चाहिए। वी शुड क्रिएट हार्मनी। मतलब ऑलवेज क्या है कि आपको पॉजिटिव में नेगेटिव चीज आनी नहीं चाहिए, ऑल अबाउट पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस, हाँ बिल्कुल, जब शांत म्यूजिक हमारे घर में या हमारे इर्द गिर्द बजता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। ये ना सर, बहुत सारी बातें हो गई, अब मन में ना एक बहुत तो खुलबुली मच गई कि बहुत देर हो गया गाना नहीं सुने। तो एक सर एक और मस्त वाला गाना सुना दीजिए सर, हमें लगे कि हाँ सीरियसली हम कॉन्सर्ट पे हैं। मुझे तो वो वाला गाना सुनने का मन है, ये हल्ला ये हल्ला हरू। मैं गा नहीं रही हूँ, मैं 2 ही शब्द बोल रही हूँ सर हाँ, क्योंकि सर के आगे एक लाइन भी गाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सर हमने तो गुस्ताखी की आज। बिल्कुल की सर, आपके आने के पहले आपके सामने तो सर हमारी वो सुर ही नहीं निकलते, तो सर आपके पीछे से हमने सर 4 लाइनें गाई सर, ये हल्ला हरू। तो तो मैं चाहती हूँ कि सर जो गुस्ताखी हमने पहले की थी सर हम साथ में गाते हैं सर। साथ में गाएंगे जी सर। हल्लाहरू तिमीले सुने का कसैसँग मैले मुटु साट्या छैन, नपत्याए हेरेर चिरेर यो छाती तिमीलाई कहिले मैले ढाट्या छैन। वाह सर और सुना दीजिए। इसीलिए इसको जो कि हिंदी में भी किया वजह से, कभी मेरे दिल से पूछो तो हमदम ये प्यार तो हमेशा रहेगा। ये मेरा YouTube में भी आया है, YouTube चैनल में, अच्छा कभी मेरे दिल से आप देखिएगा, इसी का वर्षन हमने हिंदी में किया है। सर कोई और सर ऐसा ये तो हमारा पसंदीदा गाना है जो आपने गाया। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरे मैंने जो गाए हुए हैं या कहीं भी नहीं सर, जो आपने गाया आपके हो गाए या हुए आपका फेवरेट आपने सुने हुए हो। मेरा तो जब भी मैं, मेरे गुरु किशोर कुमार हैं, उनका गाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा,
हाय ऐसे न आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वाओ सर, वाओ, वेरी नाइस सर। आपसे तो बातें हम कितनी भी करें और गाने कितने भी सुने, लाइक एंडलेस है सर। लेकिन मुझे लगता है टाइम ने सर, टाइम ने घंटी बजा दी है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर सो लकी कि हमने इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और बहुत कुछ हमने जाना भी संगीत के बारे में। मैं तो बहुत अपने आप को ना आज लकी समझती हूँ कि मैं इतनी नजदीक बैठ के आपका इतना खूबसूरत सा गाना सुन पाई। Yes, मुझे sir. नहीं लगता कि ये मौका सभी को मिला होगा। मिलता We are है। तो very मैं lucky lucky। हूँ। और मैं पता सर बहुत लोग जेलस भी होंगे, इतने नजदीक से हम गाना सुन रहे हैं सर, कहाँ सुनने मिलते हैं, अदरवाइज कहाँ स्टेज और कहाँ ऑडियंस रहती है सर। तो सर थैंक यू सो मच। राम राम सा, आज हमारे शो पे आए, और नारायणी एफएम की पूरी टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते कि हमने ये इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और आई होप कि फिर हमें ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा और हम फिर बहुत सी बातें करेंगे। सो मच आप लोगों को भी और नारायणी पूरे एफएम परिवार को भी थैंक यू सो सर एक मच। बार राम राम सा फिर से बोल। राम राम सर। राम राम सा।